नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सरकार की नीतियों की चर्चा करते हैं और किसी भी विशेषज्ञ से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो सरकार नीतियां लागू कर रही है उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, या सरकार के जो लक्ष्य हैं वो कैसे पूरे होंगे, लोगों का उसका क्या फ़ायदा होगा। अभी पिछले दिनों हमने ये पढ़ा और ये जाना कि भारत देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साथ में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। हमारे साथ हैं श्री परवीन गर्ग जी। परवीन गर्ग सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं जो मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्र सरकार के कई अहम पदों पर रहे हैं। खास बात यह है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और संयुक्त सचिव रहे हैं वित्त मंत्रालय में। डीमोनेटाइजेशन यानी जब नोटबंदी हुई थी उनके समय में हुई थी, इसलिए उनको फाइनेंस सेक्टर का पूरा ज्ञान है और इसीलिए हम उनसे आज इस विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग साहब हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद अतुल जी। ये वाकई में हर्ष का विषय है कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। हमने पढ़ा कि भारत की GDP तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले तो सरल शब्दों में बताइए, GDP क्या है? GDP जो है वो देश में अर्थव्यवस्था में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोवाइडेड होते हैं, उसकी गणना होती है। तो उससे हम गणना कर सकते हैं कि इस देश में कितना माल या कितनी चीज़ें बनी और कितनी सर्विसेज दी गई। सर्विसेज जैसे टूरिज़्म एक सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो इन सबको जो हम नेशनल अकाउंट्स में इसको पूरा जोड़ते हैं तो वो GDP हमारा बताता है। और GDP एक देश की जो अर्थव्यवस्था की जो एक शक्ति है, उसकी एक ताकत है, उसको परिलक्षित करता है। अभी जो ये खबर आई कि भारत तेज़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया और जल्द तीसरी बन जाएगा, इसका क्या मतलब है? इससे क्या समझते हैं? इससे यही है कि जो आर्थिक मजबूती है वो भारत में बढ़ती जा रही है और उसकी जो क्षमता है, आर्थिक जो क्षमता है वो बढ़ रही है और पूरे विश्व में हम चौथे नंबर पर आ गए और 2027 या 2028 तक हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो हमारे ऊपर केवल USA, अमेरिका और चाइना रह जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो हमारा उनके साथ कंपटीशन हमारा उनके साथ होगा और इससे अर्थव्यवस्था बढ़ने से लोगों की जो आय है, लोगों का जो जीवन का जो स्तर है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है, इंडिकेटर है कि हमारी GDP बढ़ रही है। मेरा सवाल आपसे यही था कि एक सामान्य नागरिक को, कॉमन मैन को चौथी अर्थव्यवस्था बनने से या तीसरी बन जाएगा तो उसको क्या फ़ायदा है? उसको एक आशा, उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी जो इनकम है, व्यक्तिगत जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। जब GDP बढ़ेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी और उनका जो जीवन स्तर है वो भी बढ़ेगा। और एक आशा है कि भाई जब ये बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। तो अभी जो आदमी एक 2 कमरे के मकान में रह रहा है, वो कुछ सालों के बाद उसकी भी अगर GDP की तरह उसकी आमदनी बढ़ती है तो 3 कमरे के मकान में रहना शुरू कर देगा, तो एक जीवन स्तर बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देश की GDP बढ़े। ये ठीक है आपने कहा, लेकिन अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि 27 करोड़ लोग देश में गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। हर्ष का विषय हो सकता है 7 लोग, लेकिन अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ तो ये। दूसरा, रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो पैमाना है जीवन स्तर नापने का, वो $3 प्रति दिन प्रति व्यक्ति है और ये काफ़ी कम है। तो क्या इसे हर्ष का विषय माने या विषाद का? नहीं, मैं हर्ष का विषय तो नहीं, बहुत हर्ष का विषय तो नहीं है, केवल एक संतोष का विषय कह सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो जो बहुत ही गरीब लोग थे, अब उनके पास इतनी आमदनी है कि वो अपना जीवन स्तर ठीक से चला सकते हैं। पर हर्ष का विषय तो तब होगा जब हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो ऊपर जाएगी। अभी केवल वो $3000 है पर एनम और उसमें अमीर आदमी, गरीब आदमी सब मिला के औसत है। तो जब वो ऊपर जानी शुरू होगी और जब डिस्पैरिटी कम होगी तब 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 वाकई में हर्ष का विषय होगा।
अगर इसी मानक को $4.5 कर दिया जाए, जो वर्ल्ड बैंक का कहना है, तो लोग लगता है कि फिर दोबारा गरीबी की रेखा में आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये गरीबी रेखा तो हम लोग जब ज़िले में होते थे तो हम कहते थे गरीबी रेखा तो एक इमेजिनरी लाइन है, आप उसको $5 कर देंगे तो ऊपर चली जाती है, $3 कर देंगे तो नीचे चली जाएगी। पर उसके पीछे एक साइंस है, उसमें देखा जाता है कि एक आदमी, औसत आदमी की कितनी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, उसमें कितना उसको पौष्टिक आहार चाहिए, उसके और क्या खर्चे हैं, उसके हिसाब से उसको देखा जाता है। तो ये एक हर्ष का विषय है कि इतने लोग अब कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है, उसके ऊपर आ रहे हैं, और उसके ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब अग्रसर हो रहे हैं। पर ये कहना कि ये हर्ष का विषय हो गया तो संतोष का विषय हो सकता है, संतोष का विषय हो सकता है, हर्ष का विषय बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है और कोई इसके अंदर नकारात्मक चीज़ नहीं है। लेकिन आपने कहा कि 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे। आपको किस आधार पर ये आप क्लेम कर रहे हैं इस बात को? आप कह सकते हैं कि भी तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक बन जाएंगे? इसका, क्योंकि जो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अभी लास्ट ईयर 6.5 था, 6.5%, और आगे का भी जो प्रोजेक्शन है वो 6.5 to 6.8 है, और डिफरेंट एजेंसीज़ का है, आरबीआई का भी है, आईएमएफ का भी है। तो उससे अगर हम बढ़ेंगे और उसको अगर हम उस किस्म की ग्रोथ रेट होगी तो हमारा जीडीपी बढ़ता जाएगा, और हमारे ऊपर इस समय जो है जर्मनी का है, तो वो धीरे धीरे हम उसको एक्सीड कर जाएंगे। सो देयर इज़ ए साइंटिफिक बेसिस फॉर दैट एंड देयर इज़ ए कैलकुलेशन फॉर दैट कि हम थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, और उसके कैलकुलेशंस के आधार पर कहा जा रहा है। तो जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो भी इसी के साथ साथ हो जाएगा? हाँ, 5 ट्रिलियन इकनॉमी भी इसके साथ साथ हो जाएगा, 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के उस पर हो जाएगा। आपको क्या लगता है गर साहब कि और ऐसे क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए कि जो सरकार के लक्ष्य हैं या जो लेके चल रही है उसको जल्दी से अचीव किया जा सके, या जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके? मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, और उसमें हम लोगों के पास आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस तो हैं, पर अगर हम शिक्षा पद्धति को देखें पूरे उसमें, क्योंकि यही लोग हैं जो बाद में किसी सेवा में जाएंगे या एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, उसमें काफ़ी गुंजाइश है। और ख़ासकर जो शासकीय सरकारी स्कूल्स हैं या सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो क्योंकि वही हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, वो तभी होगा जब उसमें क्वालिटी होगी, और क्वालिटी एजुकेशन से आएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि शासन उस पर ध्यान दे। बाकी चीज़ों पे तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अधोसंरचनाएँ काफ़ी तेज़ गति से हो रही हैं, काफ़ी रिफॉर्म्स भी हुए हैं, काफ़ी फिस्कल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी हुए हैं। पर एजुकेशन मुझे लगता है, और हेल्थ में भी, और जो हमारा खर्चा जो है, बजट का जो प्रतिशत हम लोग देते हैं शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, वो अभी कम है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो हम एक कहते हैं HTI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, और लिविंग स्टैंडर्ड या उसकी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एम्प्लॉयमेंट भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं या अंडर एम्प्लॉयड भी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। खेती में जैसे लोग अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं, पूरे साल की खेती नहीं उनके पास। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, और इसमें शासन इस पे ध्यान दे रहा है, पर इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 दशक से ज़्यादा आपने सरकार में बिताए हैं, अलग अलग सरकारें देखी हैं। पिछले 1 दशक में कुछ बदलाव देखने को मिला? पिछले 1 दशक में जो सरकार है वो काफ़ी निर्णायक है, डिसाइसिव है। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, और दिल्ली में खासकर या केंद्र शासन में जो एक लगाम कसी होनी चाहिए वो अच्छी कसी हुई है। तो वो बदलाव तो दिख रहा है, परंतु इसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो पहले हम लोग नहीं सुनते थे। तो एक मुझे लगता है वो समाज में एक जो थोड़ी गिरावट आई है वो सब जगह परिलक्षित हो रही है। तो जैसे क्या बातें? जैसे एक वर्क कल्चर होता था, एक वर्क कल्चर है, लोग बड़े ईमानदारी से और बड़े
डेडिकेशन के साथ कार्य करते थे, धीरे धीरे वो थोड़ा कम हो रहा है। तो वो समाज में ही परिलक्षित हो रहा है, ऐसा नहीं कि केवल शासन या प्रशासन में हो रहा है, वो सब जगह परिलक्षित हो रहा है। तो उसको, और इसके लिए मैं अगर कह सकता हूँ तो एक सोशल मीडिया का जो एक रोल है नकारात्मक, वो सब जगह परिलक्षित इसमें हो रहा है। उस पर भी लगाम कसी जानी चाहिए। उस पर लगाम और कैसे कसी जाए। कुछ जगह तो कुछ देशों ने स्कूलों में बच्चों को बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाने से रोक लगा दी है, और सोशल मीडिया में आप कुछ भी डाल सकते हैं और कुछ भी, उस पर भी लगाम की ज़रूरत है, उस पर भी थोड़ा लगाम की ज़रूरत है। और उससे प्रोडक्टिविटी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कम हो रही है। काफ़ी लोग सोशल मीडिया ही देखते रहते हैं, उसी पे बैठे रहते हैं। तो वो भी एक, पर ये जैसे जैसे समाज उन्नति करता है उसमें ये सब चीज़ें आनी शुरू होती हैं, और उसके नए नए तरीके आते हैं कि कैसे उनको कैसे उनमें चेंज लाया जाए या कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। हम अपील करेंगे सरकार से भी कि जो सुझाव दिए हैं गर्ग साहब ने उनको देखें, और जो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बात कही है कि उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। बेलगाम तरीके से लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी करने लगे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने बजट की बात की, बजट एलोकेशन की, जीएसटी को और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, क्योंकि रेट सरकार ने कम नहीं किए पिछले 4-5 साल में, साथ में रशिया से लेके एक्सपोर्ट भी किया। इनका कितना बड़ा रोल आप देखते हैं ये जीडीपी बढ़ने में या अर्थव्यवस्था की मजबूती में? इनका देखिए, कोई भी सरकार जो है वो केवल उसको संसाधनों की ज़रूरत होती है, और वो टैक्सेस से ही आती है। उसके बाद जब टैक्सेस से आती है तो उसके बाद टैक्सेस का उपयोग कैसे होता है उस पर निर्भर करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस सरकार की पिछले 3-4 साल की जो फ़िलॉसफी है, वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है, मतलब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है। और जैसे मैंने पहले बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है। अगर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा जाएगा, जीएसटी का हो, किसी भी और कर से आया हो, कोई भी टैक्स है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका इम्पैक्ट पूरी अर्थव्यवस्था पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीएसटी का अच्छा कलेक्शन हो रहा है, लीकेजेस कम हो रहे हैं। पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, अब एक सिंगल टैक्स के उसमें आ जाते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक तो अभी शुरू में कंप्लाइंसेस की दिक्कत आई थी, थोड़ा स्टेबलाइज़ कर गया है, और मुझे लगता है 1-2 साल में स्टेबलाइज़ कर जाएगा। जो उसमें दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और जो उसकी जो राशि आएगी वो विकास के लिए यूज़ की जाएगी, खासकर जो अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए की जाएगी। प्रधानमंत्री जी हर रोज़ नारे देते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरीके के स्वदेशी नारे भी अच्छे हैं। लेकिन जो आपकी अफसरशाही है उसको वो मशीनरी की तरह काम करती है, मतलब औपचारिक वे में बहुत ज़्यादा असर नीचे उनको देखने को नहीं मिलता है। आप कह सकते हैं कि इसमें देखिए, कोई भी वर्ग होता है उसमें एक इट्स ए मिक्स्ड बैग। आपको कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, कुछ मीडियम लोग मिल जाएंगे, और कुछ ख़राब लोग मिल जाएंगे, पर ज़्यादातर जो होते हैं वो मीडियम उसमें होते हैं। जो वो बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स हैं वो भी कम होंगे, और जो बहुत ही कम परफॉर्मेंस करते हैं वो भी कम होंगे। तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो इसको केवल एक जॉब ना माने, एक नौकरी ना माने, और उसको एक मिशन के तौर पे लें, तो उसके लिए फिर लीडरशिप का इशू रहता है। जो लीडरशिप अगर अच्छी है तो उनको मोटिवेट करेगी। और मेक इन इंडिया के तो हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी जो आईफोन, सबसे ज़्यादा आईफोन तो अब हिंदुस्तान में ही बन रहा है पीएलआई आने के बाद, और यूएस में जो आईफोन सबसे ज़्यादा यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मेक इन इंडिया विद पीएलआई, इट हैज़ बीन ए सक्सेस स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना श्री प्रवीण गर्ग को, जो एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं, कई अहम पदों पर रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में आप अपने सुझाव नीचे हमारा नंबर है उस पर भेज सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।